ठीक है, हमारे पास लगभग 10 मिनट है। सभी को नमस्ते। इसको आप लोग शायद बाद में रिकॉर्डेड रूप में आपको देखना पड़ेगा। ये बार बार इसके लिए क्षमा प्रार्थी, मेरे हाथ में नहीं है, यहाँ इंटरनेट सिग्नल बार बार कट हो जा रहा है। तो ये आखिरी के 10 मिनट जो प्रश्नोत्तरी था अनुभव दर्शन में, ताकि ये सिलसिला पूरा हो जाए। काफी इसमें व्यवधान हुआ है इंटरनेट के कारण। तो एक 8वां नंबर का एक प्रश्न था, ज्ञान ही भ्रम एवं भ्रम ही ज्ञान, मतलब प्रकृति की इकाइयों के व्यापक में संपृक्तता, अवश्य नियम, नियंत्रण, संतुलन, जड़ में एवं न्याय धर्म सत्य के रूप में व्यापक का ही जागृत जीवन की अभिव्यक्तियां व प्रकाशन है। क्या यह सही है? तो ये यहाँ तक सही है कि ज्ञान ही भ्रम एवं भ्रम ही ज्ञान, ये अनुभव में ही जाके आत्मा को इसका ज्ञान होता है, इसका बोध फिर बुद्धि को होता है। तो न्याय धर्म सत्य के रूप में फिर ये जीने में, मानव में आता है ना। जहां तक नियम, नियंत्रण, संतुलन की बात है, इसी जीवन में जिसको अनुभव हुआ रहता है में ये ज्ञान समाहित रहता है कि शेष प्रकृति, मतलब पदार्थ, प्राण तथा जीव अवस्था नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक में है ना। परंतु प्रकृति को स्वतंत्र रूप में यदि हम देखेंगे, मतलब प्रकृति में जो हो रहा है, तो प्रकृति फिर ऊर्जा में है और सहस्तित्व नित्य प्रभावी होने के कारण, मध्यस्थ सत्ता में होने के कारण जो है प्रकृति नियम, नियंत्रण, संतुलन है, जो उनमें पहचानने, निर्वाह करने के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो जीवन जो अनुभव कर रहा है उसको, जब अनुभव कर रहा है तब उसको ज्ञान नाम है। जब प्रकृति की बात करते हैं और जीवन उसका दृष्टांत नहीं है प्रकृति में निहित ज्ञान का, तब उसको लिए ऊर्जा नाम देना बनता है। तो सार इन्होंने, ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, तो उसको मैं पढ़ देता हूं क्योंकि किसी ने भेजा है इसको। व्यापक करता नहीं है पर सभी क्रियाओं का मूल आधार, व्यापक नहीं है पर सर्व ज्ञान का आधार है, व्यापक अनुभोक्ता नहीं पर सभी अनुभव का आधार है, व्यापक दृष्टा नहीं पर सभी दृश्य का आधार है, व्यापक ध्याता नहीं पर सभी को ध्येय इष्ट लक्ष्य है, और व्यापक क्रिया नहीं पर सभी क्रियाओं का आधार है। कृपया इस पर कुछ कहें। इस पर जो भी कहना है श्रद्धेय नागराज जी ने कह दिया है, और मेरे अनुसार आप जो लिखे मुझे ठीक ही लग रहा है, इससे अधिक कहने के लिए कुछ बनता नहीं। ये सारे प्रश्न बाबू सिंह नायक जी से आए हैं, है ना। वो कहाँ रहते हैं? रंभापुर मध्य प्रदेश में निवासरत हैं वो। तो आगे, यदि बुद्धि में पहले से कोई समझ नहीं है और आत्मा में पहले से कोई ज्ञान नहीं है, तो मानव को जो गलती करने पर अपराध बोध कैसे होता है? ठीक है, तो कुल मिलाकर आत्मा जो है मध्यस्थ क्रिया के रूप में बना ही रहता है, और आत्मा का जो मध्यस्थ वातावरण है वो बुद्धि पर दबाव तथा प्रभाव दोनों ही बना रहता है ना। तो बुद्धि जितना भी आत्मविमुख हो, एक हद से ज्यादा आत्मविमुख हो नहीं सकता। इस बुद्धि का सम मध्यस्थ प्रभाव चित्त पर बना ही रहता है, वो सूक्ष्म इच्छा, न्याय धर्म सत्य के सूक्ष्म इच्छा के रूप में बना ही रहता है ना। तो ये आत्मा का नियंत्रण इस रूप से बुद्धि में बोध होने के पूर्व ही और आत्मा में अनुभव होने के पूर्व ही इस रूप से बना रहता है। उसके मध्यस्थ होने का दबाव तथा प्रभाव दोनों ही जीवन क्रियाओं में बना ही रहता है। इसको इस रूप से हम समझ सकते हैं। सत्ता मध्यस्थ है, आत्मा मध्य क्रिया है, इससे क्या आशय है? ठीक है, आत्मा मध्यस्थ क्रिया है का मतलब है कि आत्मा सत्ता के अनुरूप ही कार्य कर सकता है। इसका मतलब है जो सही आचरण है। अब फिर हम, है ना, तो आत्मा मध्यस्थ क्रिया का मतलब ही है जीवन में जो भी इस यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता के विपरीत जितने भी आचरण है ना, ये मध्यस्थ के विपरीत आचरण इसको माना जाएगा। भले ही वो सम के रूप में ही हो, मतलब विपरीत ये भी हो सकता है कि हम किसी को मदद करते हैं, मान लीजिए, या धीरता, वीरता या उदारता के साथ जीने का अभ्यास करते हैं, परंतु वो सम आवेश कब कहलाएगा? जब उदारता स्वयं में आवेश के रूप में हो जाए या ज्यादा हो जाए, है ना, या उसके विपरीत हो जाए, या किसी प्रकार की एक आसक्ति हो जाए, जैसे लोकेशना के प्रति आसक्ति हो जाना, उत्तरेशना वित्तेशना के प्रति आसक्ति हो जाना, स्वयं के ज्ञान के प्रति ही हम आसक्त हो जाते हैं, हम जो जानते हैं उसी 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 के मोह में चले जाते हैं कि मैं इतना जानता हूँ। ये सारी जो चीजें हैं ये मध्यस्थ के विपरीत है। मध्यस्थ के विपरीत होने का मतलब सत्य के विपरीत होना। सत्य क्या वस्तु है? फिर वो व्यापक वस्तु है ना। तो इसीलिए फिर व्यापक वस्तु को मध्यस्थ कहा है, क्योंकि उसमें कोई भी
उसके विपरीत कोई भी और वस्तु है नहीं। तो रेफरेंस वस्तु व्यापक वस्तु है, उसमें कोई भी परिवर्तन हो नहीं रहा है ना। उसके रेफरेंस में फिर बाकी सारे वस्तुओं में वो सत्यता के अनुरूप है या नहीं, चाहे वो जड़ हो या चैतन्य हो, चैतन्य जागृति क्रम में है, फिर जागृति पूर्णता को फिर वो अभिव्यक्त कर पा रहा है कि नहीं, ये सारे का जो रेफरेंस है वो व्यापक वस्तु के रूप में है। ये साम्य रूप में हर जगह उपलब्ध है, इसमें कोई भी कम ज्यादा नहीं है ना, और सभी को इसमें रहते हुए इसका समान अनुभव होता है, इसीलिए इसको मध्यस्थ सत्ता कहा है ना। और उस मध्यस्थ सत्ता को जानने वाली जो इकाई है, इसीलिए उसको मध्यस्थ क्रिया दिया है। तो व्यापक वस्तु की जो मध्यस्थता है, उसकी जो स्वभाव है ना, उसका जो बने रहना है, तटस्थ बने रहना है, अब है ना, इसी के रिफ्लेक्शन के रूप में आत्मा में अनुभव तथा आत्मा के प्रामाणिकता के रूप में बुद्धि, चित्त, वृत्ति तथा मन के द्वारा मानव में या जीवन में पूरी ये जो सत्यता है, ये सच्चाई है, ये रिफ्लेक्ट होती है ना, या प्रतिबिंबित होती है। जो दर्शन में भाषा यूज किया है इसके लिए प्रतिबिंब न्याय यूज किया है ना। तो प्रतिबिंब न्याय विधि से पूरा जीवन इसमें भीगा रहता है, इसीलिए फिर इसको आत्मा को मध्यस्थ क्रिया कहा तथा व्यापक वस्तु को मध्यस्थ सत्ता। ठीक है, और 3 ही पॉइंट है, और पुराने वाले में 2-3 थे, तो ये पूरा हो जाएगा 10 मिनट में। जड़ प्रकृति के गठनशील परमाणुओं में मध्यस्थ क्रिया का क्या स्वरूप है? तो जड़ प्रकृति के गठनशील परमाणुओं में मध्यस्थ क्रिया जो है, ये आप लोग पढ़े ही हैं। तो सम विषम आवेशों को सामान्य बनाना, इसका ये मतलब नहीं है कि जड़ में सम विषम आवेश होता ही नहीं, और स्वाभाविक रूप से होता ही है। समगति, विषम गति तथा मध्यस्थ गति तीनों ही गति पाई जाती है। सम विषम आवेश के कारण ही रचनाक्रम तथा प्रकटन होता है, उसी से प्रस्थापन विस्थापन की संभावना भी बनी रहती है। इसको थोड़ी देर के बाद या अंततः सामान्य बनाए के रखना स्वभाव गति के रूप में, मध्यस्थ गति के रूप में, ये मध्यस्थ क्रिया का काम है। तो जीवन में भी वैसे ही काम करता है और प्रकृति में भी फिर वैसे ही काम करता है। उसको परमाणु के रूप में बनाए रखना और साथ में उसके मध्यस्थ गति को देर सवेर स्थापित करना, भाषा के रूप में तो यही बनेगा। बाकी तो जीवन विद्या परिचय में सरदेव बाबा जी ने कहा 97 की वीडियो में कि यदि कोई अंश दूर भागता है तो उसको समझा बुझा के पास बुलाता है, और यानी यदि ज्यादा पास आता है तो उसको दूर भेजता है, ऐसा कहा है उन्होंने, है ना। तो चैतन्य शक्तियों या जीवन क्या मेधस के द्वारा ही अपने को व्यक्त कर सकती हैं और जड़ का नियंत्रण कर सकती हैं, या और कोई भी तरीका है? ठीक है, तो सशरीर यदि देखेंगे तो बात तो सही है। एक स्वस्थ मानव में तो शरीर के द्वारा ही जो है चैतन्य शक्तियां, ये जीवन जो है मेधस के द्वारा ही वस्तुओं को नियंत्रित कर सकती है। अब मैं खुद तो करके नहीं देखा हूँ, है ना, और किया हूँ तो मुझे याद भी नहीं है कि काफी सुनने में आता है कि अशारीरिक जीवन इसको करने में सक्षम है ना। वो कैसे करते हैं उस विद्या में मेरी कोई रुचि बनी नहीं, परंतु घटना के रूप में तो सुनने में आता है। तो इसका मतलब है कि इसकी संभावना है। एग्जैक्टली कैसे होता है, क्यों होता है, इसको हमको वो करना पड़ेगा। तो ये वाले पॉइंट्स हो गए, ये वाले भी हो गए। अब आज के सत्र में कुछ आए थे, तो शायद ये चेंज करने से अभी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब में लाइव उसमें हूँ, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने बंद कर दिया, शायद वो ज्यादा बैंडविड्थ मांगता है। पर मैं अब लाइव वाले में मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। 1 मिनट, लाइव कैमरा बना हुआ है कि नहीं? कैमरा शायद बना हुआ है, ओके, 1 मोमेंट। और 2-3 ही बिंदु हैं, थोड़ा सा विलंब के लिए क्षमा। भूखा परमाणु और अजीर परमाणु कैसे कहेंगे? जीवन विद्या एक परिचय पढ़ने से स्पष्ट नहीं हो पाया, कृपया थोड़ा विस्तार करें। आई चेक इट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। ये थोड़ा भैया 1 मिनट, ये कहाँ कैमरा, हाँ, ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है। अनुभव, ये भौतिकवाद का जो सत्र आएगा तब उसमें मुझे लगता है उचित रहेगा भूखा परमाणु और अजीर परमाणु, और खासकर उसको पीरियोडिक टेबल से यदि हम रखकर देखना चाहते हैं, देन इट इज बेटर वी टेक इट अप ड्यूरिंग भौतिकवाद। जो भी व्यक्ति रहेंगे उस समय उसको ले सकते हैं। Okay. फिर ये आया है कि ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा,
These atoms are definitely not the acceptors and donors because 60-60 mathematics indicated by biology is violated with these definitions. Again, इसको हम उसमें ले लेंगे, we'll take it up in भौतिकवाद. आगे क्वेश्चन है श्यामवीर सिंह जी का, सजगता से सतर्कता अनुभव मूलक विधि से अनुभव बोध चिंतन पूर्वक चित्रण कर रहे हैं, लेकिन दर्शन में ये अभी आया कि दोनों विधि मूलक या दानी से बोध ही पहले होता है. हाँ, पहले सतर्कता का बोध होगा या बोध पूर्वक सतर्कता रहेगा, है ना, उसके बाद सजगता का परिचय होगा, उसके बाद सजगता पूर्णता का अनुभव होगा, फिर सतर्कता का प्रमाण होगा, फिर सजगता का प्रमाण होगा. कोई भी वस्तु बोध होकर ही अनुभव होना है. पारगामियता ही एक ऐसा बिंदु है जो सीधे अनुभव में ही आता है या केवल अनुभव में आता है. पारगामियता के अलावा जितना भी वस्तु है या ज्ञान है, ये सारा बोध भी होता है. मधुमक्खी, भैया बाबा जी दिव्य मानव है कि तो क्या उन्होंने अपना अनुभव ट्रांसफर किया? तो अनुभव ट्रांसफर करना वैसे बनता नहीं, स्वयं के अनुभव का प्रमाण इस रूप से बनता है कि सामने वाले को बोध कराते हैं, वो अवधारणा की जगह को भरते हैं, वो भी यदि वो व्यक्ति चाहे तो, है ना. उनमें चाहने का मतलब है कि इच्छा, विचार, आशा तथा संकल्प या है ना बुद्धिपूर्वक चाहना. तो उसके पहले फिर हम चाहते हुए किसी को कैसे करा सकते हैं? ये वैसे ही है कि कोई बच्चा गणित सीखना चाहता है तो हमको गणित वो गणित सीखना ही चाहता तो हम क्या करेंगे? आप पिटाई कर देंगे उसकी, तो उसको गणित तो समझ में नहीं आता. हम पिटाई करके बोल ही सकते हैं, गणित तो घुसता नहीं उसमें. तो वो जब चाहता है, उसमें जब आवश्यकता बनती है गणित समझने की तथा गणित के योग्य उसमें जो भी चित्रण कार्य, गणना कार्य होना आवश्यक है, वो भी होना आवश्यक है. तो इच्छा के साथ वो क्षमता भी उसमें या पात्रता भी विकसित होना आवश्यक है. तो पात्रता तथा चाहत, इन दोनों के योग फल में फिर हम एक अनुभव संपन्न व्यक्ति, एक शिष्य को या चाहने हुए एक मतलब अध्येता को अवधारणा तक ले जा सकते हैं. अनुभव स्वयं के संकल्प से ही होगा, कोई दूसरे को, एक व्यक्ति दूसरे को अनुभव नहीं करा सकता. ये हमने सुना है, तो उसको मैं आपको मतलब कंफर्म कर सकता हूँ. ये सुनी हुई बात है नागराज जी से. भैया भ्रमित में भी न्याय धर्म सत्य भाषा में स्वीकारना बनता रहता है. क्या यह आत्मा, बुद्धि या चिंतन का ही प्रभाव है जो जड़ में नहीं है? न्याय धर्म सत्य भाषा सुनना तो आत्मा बुद्धि, मुझे नहीं लगता उसमें कोई रोल है. आत्मा का तो प्रेरणा हर समय बुद्धि को है ही कि बुद्धि आत्मा के अनुरूप हो जाए, और बुद्धि का हर समय चित्त को प्रेरणा बना ही हुआ है कि चित्त उसके अनुरूप हो जाए, है ना. क्योंकि बुद्धि में बोध नहीं है, इसीलिए बुद्धि चित्त का नियंत्रण नहीं कर पाता है. नहीं तो ये क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि से यदि सममध्यस्थ वातावरण बना ही हुआ है चित्त में, तो चित्त बुद्धि के अनुसार तुरंत क्यों नहीं बनता है? इतना लंबा चौड़ा अध्ययन और जागृति का कार्यक्रम की जरूरत क्या है? इसका उत्तर है कि बुद्धि में वो वस्तु नहीं रहता जिससे वो चित्त को नियंत्रित कर पाए, है ना. उसके ओर एक प्रेरणा, एक प्रभाव क्षेत्र बना ही रहता है. इसीलिए चित्त का बुद्धि की ओर जाने की संभावना और आवश्यकता भी निर्मित होती है. नहीं तो फिर हमेशा हमेशा के लिए चित्त बुद्धि से विमुख ही रहता और बुद्धि आत्मा से विमुख ही रहता. तो लॉजिकली भी यदि देखेंगे, तात्विक रूप से जो होता है वो होता है. लॉजिकली भी देखेंगे, इट इज नेसेसरी फॉर सम प्रभाव, है ना, some effect of the atma to be on the buddhi and some effect of the buddhi to be on the chit, for the chit to someday become like the buddhi and for the buddhi to someday become like the atma. नहीं तो वो संभावना ही उदय नहीं होगी, है ना. लॉजिकली यदि देखेंगे, लॉजिकल कंस्ट्रक्ट के रूप में भी देखेंगे तो यही बनेगा. तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं. तो ये भाषा के रूप में यदि देखेंगे न्याय धर्म सत्य, ये तो केवल इच्छा शक्ति का ही प्रकटन है ना. तो शास्त्र अभ्यास जो है इच्छा शक्ति के साथ, चाहने के साथ चित्त तक ही हो जाता है. इसमें बुद्धि आत्मा की कोई रोल नहीं है. न्याय धर्म सत्य का भाषा एक छोटे बच्चे को भी हम रटा सकते हैं, है ना. एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे, 7वें के बच्चे को, 5-8 साल के बच्चे को न्याय धर्म सत्य बेटा 1000 बार बोलो, वो बोल देगा, है ना. उसके परिभाषा को हम 10-11 साल के बच्चे को रटा देंगे, उसमें उसका अर्थ उसको नहीं समझ में आएगा. उसका अर्थ समझ में आना फिर श्रवण की क्रिया है ना. और श्रवण होने के लिए उसकी इच्छा आवश्यक है. आगे भैया, क्या आप ऐसा कह रहे हैं सतर्कता इक्वल टू अर्ध जागृत भ्रांता भ्रांत मानव इक्वल टू अवधारणा बोध के आधार पर चित्त या वृत्ति संतरित होना? तो ये क्वेश्चन, सतर्कता बराबर अर्ध जागृत बराबर भ्रांता भ्रांत मानव इक्वल टू अवधारणा बोध के आधार पर चित्त या वृत्ति संतरित होना,
तो ये राकेश गुप्ता जी का पॉइंट है। तो ये जो लिखा गया है उसके अनुसार यदि हम देखेंगे तो ऐसे ही बनता है ना। बुद्धि की जागृति की स्थितियां कई है, तो बुद्धि का अल्प विकसित, अर्ध विकसित, विकसित तथा पूर्ण विकसित। तो जो लिखित है उसके आधार पर जाएंगे तो इन स्थितियों का पहले ज्ञान होगा, उसके बाद उसका प्रमाण होगा। बहुत सीधी सी बात है ना। नहीं तो अवधारणा में यदि मानवीयता समझ में नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है। जैसे यदि हम ये क्वेश्चन करेंगे कि साक्षात्कार में क्या वस्तु आएगा, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता आएगा या स्वभाव धर्म संबंधी वस्तु रहेगा। तो स्वभाव धर्म संबंधी वस्तु का मतलब ही है कि विकसित चेतना का ज्ञान होना, है ना। क्योंकि यदि साक्षात्कार हुआ और ज्ञान के स्तर पर हम वहीं खड़े जहां पहले खड़े थे, तो साक्षात्कार हुआ किस वस्तु का? तो अनुभव के ही वस्तु का अंततः साक्षात्कार होना पड़ेगा ना। मानवीयतापूर्ण आचरण का ही साक्षात्कार और अवधारणा होना पड़ेगा। तो मानवीयतापूर्ण आचरण का यदि साक्षात्कार और अवधारणा होता है तो साक्षात्कार चित्त के स्थिति क्रिया में हुआ तथा उसकी जो अवधारणा बनी वो बुद्धि के स्थिति क्रिया में ही बनना पड़ेगा। दूसरा कोई जगह है नहीं बुद्धि में। एक परावर्तन क्रिया है, प्रत्यावर्तन क्रिया है। तो जो भी स्वीकृतियां हो रही है तो एक प्रकार से बुद्धि में आत्म विमुख विधि से जो भी बोध हो रहा है उसी का नाम अवधारणा है। ऐसा मैंने स्वीकारा है, क्योंकि ये वो एक क्षेत्र है जो कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है, जैसे हम सब लोग जानते ही हैं, है ना। दसों वर्षों से साक्षात्कार, बोध और अनुभव की बात हो रही है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि हजारों सालों से किसी को हवा भी नहीं था तो हम 10-15 वर्ष उसमें लगाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बुद्धि के स्थिति क्रिया में जो स्वीकृति हुई उसके अनुसार परावर्तन क्रिया में उससे संबंधित, क्योंकि स्थिति क्रिया में कुछ हुआ तो गति क्रिया में कुछ होना अनिवार्य है, तो उससे संबंधित, उससे अनुसार जीने की निष्ठा बनेगी बनेगी। बुद्धि में यदि संकल्प के क्षेत्र में निष्ठा बनती है तो उसका चिंतन पूर्वक चित्रण होना ही होगा, क्योंकि वो चित्त से परे बड़ी वस्तु है ना, जागृति से संबंधित वस्तु है। तो चित्त का उसके अनुसार इच्छा होना ही पड़ेगा। तो इच्छा होगा तो उसका तुलन पूर्वक मन द्वारा व्यवहार होगा ही होगा। सो देयर इज नो वे कि कोई वस्तु का ज्ञान हुआ और उसका आचरण नहीं हुआ, नहीं तो वी विल लॉजिकली स्पीकिंग देयर विल बी अ कॉन्ट्रडिक्शन कि स्थिति क्रिया हो रही है जीवन में, गति क्रिया नहीं हो रही है ना। ये हो सकता है कि किसी क्रिया में गति हो रहा है और उससे संबंधित स्थिति क्रिया नहीं है, बट स्थिति है तो उससे संबंधित गति होना आवश्यक है ही। और साक्षात्कार और अवधारणा दोनों ही चित्त तथा बुद्धि के स्थिति क्रिया में हो रहा है। जहां तक उसके नामकरण का बात है तो मेरा ऐसा आज के दिन ये स्वीकृति बना है कि ये जो अर्ध जागृति की स्थिति है, अर्ध जागृति बुद्धि की अर्ध जागृति की स्थिति है ना। क्या अर्ध जागृत हुआ? बुद्धि अर्ध जागृत हुआ। बुद्धि की पूर्ण जागृति कब होगी? जब बुद्धि में आत्मबोध होगा, है ना। ये वो बुद्धि है जो यथार्थता, वास्तविकता को स्वीकार लिया है, जीवन के अमरत्व को शायद स्वीकार लिया है, परंतु आत्मा के होने को तथा व्यापक वस्तु का बोध अभी इस बुद्धि को होना शेष है। जो आत्मबोध पूर्वक ही बुद्धि जागृत हुआ और आत्मा में अभी जागृति शेष, अब वो साथ में होता बाद में होता है, इट्स अ डिफरेंट इश्यू, परंतु आत्मा को फिर जब प्रत्यावर्तन होता है तब उस घटना को पूर्ण जागृति कह रहे हैं, है ना। इस विधि से क्या होता है कि अनुभव के बाद फिर पारी पारी से प्रमाणित होता है। मानव चेतना का जो डिस्टिंक्शन है, या जो हम जो अभी पद प्रदान करने वाला मैं तो कोई होता नहीं हूँ, जो दर्शनकार ने जो पद प्रदान किया है मानव चेतना का, ये मानव चेतना का प्रमाण है ना। ये फिर अनुभव मूलक विधि से ही दिया गया है ना। बट दैट डजंट मीन दैट मेरे अनुसार उसके पहले कुछ भी नहीं होता, नहीं तो फिर जागृति क्रम नहीं है। फिर क्योंकि केवल हम लॉजिक ही करें, जस्ट टॉकिंग लॉजिकली, यदि जागृति क्रम नहीं है तो 5 सूत्र में जागृति क्रम नहीं बनेगा। देन विल हैव सहस्तित्व, विकास क्रम, विकास भ्रम फुल स्टॉप, जागृति फुल स्टॉप। भ्रम से सीधे जागृति है, जागृति क्रम नहीं है, फिर अध्ययन विधि नहीं है। 5 सूत्र नहीं बनेंगे, 4 ही बनेंगे, उसमें जागृति क्रम नहीं रहेगा। ऐसा लॉजिकली हम सोच सकते हैं, बट लाइक आई सेड ये एक इवॉल्विंग एक वस्तु है ना। तो इस पर हम लोग, मुझे लगता है, विचार विमर्श करते रहेंगे और वही हेल्दी तरीका है भी अपने निष्कर्षों को, है ना, अनुमान के सीमा तक खुले रखना। मुझे लगता है हम सभी के बौद्धिक हेल्थ के लिए अच्छी बात है। के ट्रांसफर का तात्पर्य क्या है, ये बात तो हो गई, है ना। हमने किसी को बोध किया और उस हमने मतलब जागृत व्यक्ति, एक पूर्ण जागृत व्यक्ति, अनुभव संपन्न इकाई ने सामने वाले व्यक्ति के आवश्यकता, अध्ययन, पात्रता, योग्यता, क्षमता के अनुसार उनको वस्तु प्रदान की। उसके द्वारा उस व्यक्ति का अवधारणा हुआ, अवधारणा से उस व्यक्ति में संकल्प पूर्वक, बोध पूर्वक अनुभव हुआ। तब हम कहेंगे कि अनुभव ट्रांसफर हो। उस अनुभव का दृष्टा जो प्रथम अनुभव, मतलब जो गुरु है, उसका तो दृष्टा वो व्यक्ति बने ही रहेंगे,
परंतु वो परंपरा में प्रमाणित होने का मतलब है कि वो व्यक्ति किसी और को अवधारणा करा, ऐसा नहीं होता मेरे अनुसार, ऐसा लिखा भी नहीं है। तो वी कैन ओनली स्टिक टू व्हाट इज रिटन, है ना, और व्हाट इज बीन सेड। एंड तो ये जो तीसरा व्यक्ति है, उनसे यदि किसी को बोध हो तो वो व्यक्ति यदि अनुभव करता है, तब पहले वाले व्यक्ति का अनुभव परंपरा में प्रमाणित हुआ। तो मेरा टॉट स्टूडेंट किसी और को टीच करके उसमें किसी अनुभव संपन्न जीवन में बनी रहती है ना, और ये प्रामाणिकता की क्रिया के रूप में है, और ये अनुभव का ही परावर्तन क्रिया है, इसीलिए अनुभव के पहले क्रिया, इसीलिए अनुभव के पहले प्रमाण नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। वी ऑलरेडी ओवर शॉर्ट टाइम, तो हम पूरा कर लेते हैं। ओह, देयर इट इज, हॉरिबल। अच्छा, लाइट, 1 मिनट, लाइट गई, सॉरी, यहाँ एक के बाद एक व्यवधान। तो दो ही शायद क्वेश्चन है। ज्ञान असीमित है तो सारा ज्ञान हम कैसे जान पाएंगे? ज्ञान असीमित है का मतलब व्यापक वस्तु असीमित है ना। व्यापक वस्तु में रहते हुए जो संपूर्णता का ज्ञान होना है, वो आत्मा के द्वारा हो सकता है। आत्मा अपने में भौतिक रूप में एक सीमित क्रिया है ना, तो इसको ऐसा हमको समझना पड़ेगा। तर्क रूप भाषा के रूप में वैसे ही बनता है, वस्तु के रूप में उसको भिन्न विधि से देख सकते हैं, है ना। तो ज्ञान असीम है इसका मतलब नहीं है कि जानने की वस्तु, स्वभाव धर्म के रूप में जो जानने वाली वस्तुएं हैं वो सीमित है, उसी को मध्यस्थ दर्शन में लिखा है और इसी को इस अनुभव दर्शन में भी लिखा है। आगे सारे वास्तविकताओं को जानने का मतलब क्या है? का मतलब है कि चारों अवस्थाओं, गुण, स्वभाव, धर्म। भैया ज्ञान तो जीवन में वृत्ति मन का दर्शक बन गया, इसको व्यवहारिक रूप में कैसे देखते हैं? तो वृत्ति मन का दर्शक बन गया, व्यवहारिक रूप से मुझे लगता है ऐसे देख सकते हैं हम कि हमारे व्यवहार के प्रति हम हर समय सतर्क हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से, है ना। तो वाचिक रूप से जैसे झूठ बोला, तो वृत्ति को पता चलना चाहिए ना कि मन ने झूठ बोला है, या मन द्वारा झूठ बोला गया है ना, या शरीर द्वारा कोई अपराध कृत्य हुआ है ना, या कोई गलती हो गई है। तो व्यवहार का दृष्टा जो है, मन द्वारा जो व्यवहार होता है उसका दृष्टा फाइनली फिर वृत्ति है, या वृत्ति उसका मूल्यांकन करता है। तो ये प्रिय प्रिय, हिताहित, लाभालाभ, न्याय न्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य विधि से मन द्वारा व्यवहार का मूल्यांकन होना, मुझे लगता है जागृति क्रम में जो है डेवलपमेंट का प्रथम सोपान है ना। इसी को जागृति विधि साधना भी कहा है, इसको इस रूप से समझ सकते हैं। इसके और व्याख्या में जाना अभी जरूरत महसूस नहीं हो रहा है ना। तो मन के जो भी क्रियाएं हैं उसका दृष्टावृत्ति बन जाए, उसका हम अनेक अनेक एग्जाम्पल इस रूप से ले सकते हैं। तो मुझे लगता है यही अंतिम वाला वो था, और कोई चीजें नहीं आई। तो काफी बार इस यहाँ के इसमें व्यवधान आता रहा, पर इसके लिए कोई दूसरा कोई उपाय, दूसरा चारा भी नहीं था। सीधे वेबकैम से शायद कम बैंडविड्थ में भी ये प्रस्तुत हो जाता है। तो ये अनुभव दर्शन हम लोग आज एक्स्ट्रा 2 आवर्स एक्स्ट्रा ले लिए, तो आप लोग साथ में रहे और मुझे भी काफी अच्छा लगा। इसके लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने पहले कहा कि 1 सप्ताह का भी ब्रेक होगा, और शुभकामना। हरि हरि, नमस्ते। ठीक है, हमारे पास लगभग 10 मिनट है। सभी को नमस्ते। इसको आप लोग शायद बाद में रेकॉर्डेड रूप में आपको देखना पड़ेगा। ये बार बार इसके लिए क्षमा पड़ती है, मेरे हाथ में नहीं है, यहाँ इंटरनेट सिग्नल बार बार कट हो जा रहा है। तो ये आखिरी के 10 मिनट जो प्रश्नोत्तरी था अनुभव दर्शन में, ताकि ये सिलसिला पूरा हो जाए। काफी इसमें व्यवधान हुआ है इंटरनेट के कारण। तो एक 8वां नंबर का एक प्रश्न था, ज्ञान ही भ्रम एवं भ्रम ही ज्ञान, मतलब प्रकृति की इकाइयों के व्यापक में संपृक्तता, अवश्य, नियम, नियंत्रण, संतुलन, जड़ में एवं न्याय धर्म सत्य के रूप में व्यापक का ही जागृत जीवन की अभिव्यक्तियां व प्रकाशन है, क्या यह सही है? तो ये यहाँ तक सही है कि ज्ञान ही भ्रम एवं भ्रम ही ज्ञान, ये अनुभव में ही जाके आत्मा को इसका ज्ञान होता है, इसका बोध फिर बुद्धि को होता है।
तो न्याय धर्म सत्य के रूप में फिर ये जीने में मानव में आता है ना। जहां तक नियम नियंत्रण संतुलन की बात है, इसी जीवन में जिसको अनुभव हुआ रहता है में ये ज्ञान समाहित रहता है कि शेष प्रकृति मतलब पदार्थ प्राण तथा जीव अवस्था नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक में है ना। परंतु प्रकृति को स्वतंत्र रूप में यदि हम देखेंगे, मतलब प्रकृति में जो हो रहा है, तो प्रकृति फिर ऊर्जा में है और सहस्तित्व नित्य प्रभावी होने के कारण, मध्यस्थ सत्ता में होने के कारण जो है प्रकृति नियम नियंत्रण संतुलन है जो उनमें पहचानने निर्वाह करने के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो जीवन जो अनुभव कर रहा है उसको जब अनुभव कर रहा है तब उसको ज्ञान नाम है। जब प्रकृति की बात करते हैं और जीवन उसका दृष्टांत नहीं है प्रकृति में निहित ज्ञान का, तब उसको लिए ऊर्जा नाम देना बनता है। तो सार इन्होंने, ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है तो उसको मैं पढ़ देता हूं क्योंकि किसी ने भेजा है इसको। व्यापक कर्ता नहीं है पर सभी क्रियाओं का मूल आधार, व्यापक नहीं है पर सर्व ज्ञान का आधार है, व्यापक अनुभोक्ता नहीं पर सभी अनुभव का आधार है, व्यापक दृष्टा नहीं पर सभी दृश्य का आधार है, व्यापक ध्याता नहीं पर सभी को ध्येय इष्ट लक्ष्य है, और व्यापक क्रिया नहीं पर सभी क्रियाओं का आधार है। कृपया इस पर कुछ कहें। इस पर जो भी कहना है श्रद्धेय नागराज जी ने कह दिया है और मेरे अनुसार आप जो लिखे मुझे ठीक ही लग रहा है, इससे अधिक कहने के लिए कुछ बनता नहीं। ये सारे प्रश्न बाबू सिंह नायक जी से आए हैं, है ना। वो कहाँ रहते हैं? रंभापुर मध्य प्रदेश में निवासरत हैं वो। तो आगे यदि बुद्धि में पहले से कोई समझ नहीं है और आत्मा में पहले से कोई ज्ञान नहीं है तो मानव को जो गलती करने पर अपराध बोध कैसे होता है? ठीक है, तो कुल मिलाकर आत्मा जो है मध्यस्थ क्रिया के रूप में बना ही रहता है और आत्मा का जो मध्यस्थ वातावरण है वो बुद्धि पर दबाव तथा प्रभाव दोनों ही बना रहता है ना। तो बुद्धि जितना भी आत्मविमुख हो, एक हद से ज्यादा आत्मविमुख हो नहीं सकता। इस बुद्धि का सम मध्यस्थ प्रभाव चित्त पर बना ही रहता है। वो सूक्ष्म इच्छा, न्याय धर्म सत्य के सूक्ष्म इच्छा के रूप में